चलिए, ये पाठ आ गया आपके स्क्रीन पर और पाठ का नाम है वे आँखें। जिनके पास किताब नहीं है वो यहाँ से भी देख के पढ़ लेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा-सा और ज़ूम कर देती हूँ इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, आवाज़ पहुँच रही है आप सभी तक? हेलो? जी। तो ये पाठ है वे आँखें, यानी कि जो कवि है उन आँखों की ही बात करता है। किन आँखों की? जो किसान की आँखें हैं। जो एक ऐसा किसान जो स्वाधीन होने के बावजूद भी कर्ज से दबा रहा, बहुत सारे अत्याचार उस पर किए गए और कर्ज में उसे डुबाया गया और बहुत कुछ उसने अपने परिवार का खो दिया। किसके कारण? ब्याज ना चुकाने के कारण। तो उसकी आँखों में कितना दर्द भरा पड़ा है, कितना दुःख है। कवि कहता है मैं उन आँखों को देखता हूँ तो मुझे कैसा लगता है। तो उन आँखों की बात कर रहा है, उस किसान की जो बेचारा पीड़ित है, दुखी है। किसके? साहूकार के, जमींदारों के और जो आपके ये जो बड़े-बड़े जागीरदार हुआ करते थे, जो कर्ज के कारण किसानों को, छोटे किसानों को दबोचने का काम करते थे, उन किसानों की दुःख का, व्यथा का, पीड़ा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलते हैं कविता पर। कविता की लाइनें हैं, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। पेंसिल अपने साथ लीजिएगा ताकि वर्ड मीनिंग नोट कर सके और दोबारा ये रिकॉर्ड हो रही है तो आप इसको दोबारा पढ़ भी सकते हो मेरे साथ-साथ, ठीक है? तो अंधकार की गुहा सरीखी, कवि कहता है कि जब मैं उस किसान की आँखों को देखता हूँ, तो मुझे कैसी नज़र आती हैं? कैसी नज़र आती हैं? अंधकार की, अंधेरे से भरी, गुहा का मतलब गुफा, सरीखी का मतलब समान। कहता है ऐसा लगता है जब मैं उसकी आँखों को देखता हूँ, तो जैसे किसी अंधेरी गुफा में देख रहा हूँ। ठीक है? उन आँखों में मुझे अंधेरा, निराशा और दुःख दिखाई देता है। तो मुझे वो आँखें अंधेरे से भरी हुई गुफा के समान दिखाई देती हैं। आगे कवि क्या कहता है? उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि जब मैं उन आँखों को देखता हूँ जिसमें इतनी पीड़ा, इतना गुस्सा, इतना क्रोध, इतनी असहाय पीड़ा उसमें भरी पड़ी है कि उन आँखों को देख के मुझे डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि उन आँखों में क्रोध है, बदले की भावना है, हिंसात्मक आँखें वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन बेचारा किसान कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन आँखों से ये प्रकट हो रहा है कि वो बहुत ही क्या है, इस शासन से, इस अत्याचार से नाराज़ है। ठीक है? गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ है, लेकिन आँखों में झलक रहा है। तो कवि कहता है मैं उन आँखों को देखता हूँ तो मुझे अंधेरी गुफा के समान लगती हैं और उन आँखों से मेरा मन डर जाता है कभी-कभी, इतनी भयानक मतलब उसमें पीड़ा छुपी हुई है। भरा दूर तक उसमें दारुण, दारुण का मतलब होता है बेटा दुःख। कहते भरा दूर तक, कहते जब मैं उसकी आँखों को देखता हूँ, तो दूर-दूर तक उसकी आँखों में मुझे क्या भरा हुआ दिखता है? दुःख भरा हुआ दिखता है। यानी उसकी आँखें मुझे दुखी नज़र आती हैं। दूर-दूर तक उसकी आँखों में चैन, सुकून, शांति नज़र नहीं आती, केवल दुःख ही दुःख नज़र आता है। आँखों में दुःख, आँखों से उसके दुःख झलक रहा है। दैन्य दुःख का नीरव रोदन, दैन्य का मतलब गरीबी, दुःख का यानी कि जो गरीबी का दुःख है, ठीक है? कौन सी गरीबी का? बेचारा किसान इतना गरीब हो गया कि सब कुछ होते हुए भी उसका सब कुछ लुट गया है, ठीक है? साहूकार ने या जमींदार ने उसका ब्याज में सब कुछ ले लिया है। तो कहते हैं उस गरीबी के मारे वो बेचारा बड़ा दुखी है। नीरव रोदन, अब उसकी आँखों से, नीरव का मतलब पानी लगातार, रोदन का मतलब रुदन के कारण बह रहा है। यानी उसकी आँखों में सिर्फ आँसू दिखाई देते हैं, उसकी आँखों में सिर्फ आँसू बहते हैं और करे भी क्या बेचारा? कि अब उसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है।
खेत थे वो साहूकारों ने ले लिए, घर बार था वो साहूकार ने ले लिया, अब उसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। तो इसलिए कह रहा है कि जब मैं किसान की आंखों को देखता हूँ तो मुझे अंधेरी गुफा के जैसी दिखाई देती है, उन्हें देखता हूँ तो मुझे उन आंखों से डर भी लगता है, और उन आंखों में दूर दूर तक क्या भरा पड़ा है, दुख भरा पड़ा हो, और गरीबी का जो दुख है उसके कारण उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो आंखों में रो रहा है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं दूसरे पैरे पर। दूसरा पैरा क्या कहता है, कवि कहता है कि वह स्वाधीन किसान रहा। कवि ये कहना चाहता है कि पहले की बात, कि इससे पहले, कौन से पहले बेटा, जो दशा अब हुई है किसान की उससे पहले उसका जीवन कैसा था, यानी उसका अतीत कैसा था। ठीक है, यानी कि पहले उसके जीवन में क्या क्या था वो सारी कहानी आपको बता रहा है। तो कह रहा है कि वह स्वाधीन किसान रहा, यानी कि वो ऐसा किसान था जो खुद स्वाधीन था। स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र था, यानी कि उस पे किसी का कोई कर्ज नहीं था, किसी से लेना देना नहीं था उसको। ठीक है, और वो अपने खेतों का मर्जी का मालिक था, ऐसा किसान था। कहते वो स्वतंत्र किसान था, गुलाम नहीं था किसी का। आज तो साहूकारों ने और क्या है, जो आपके जमींदार है उन्होंने उसको गुलाम बना लिया है। क्यों? क्योंकि उसने कर्ज नहीं चुकाया तो दास प्रथा के तहत उसे गुलाम बना लिया। लेकिन कहते वो भी दिन याद करता है, कहते पहले वो स्वतंत्र किसान ही था, स्वाभिमान अभिमान भरा आंखों में इसका, और उसे इस बात का बड़ा गर्व था, और उसकी आंखों में गर्व भरा रहता था इस बात का कि मैं ही एक ऐसा किसान हूँ जो स्वतंत्र हूँ। बाकी लोग तो बेटा अपने क्या है अत्याचार और शोषण के कारण, कर्ज के कारण डूब रहे थे। कहते उसे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं गर्व से फूला नहीं समाता था, और वो गर्व जो है उसकी आंखों में दिखता था कि मैं ही एक स्वतंत्र किसान बचा हुआ हूँ। लेकिन ऐसे किसानों को जो स्वाधीन थे, जो स्वतंत्र थे, जो आजादी के बाद अपना जो है दबदबा बनाए रखा, जिन्होंने किसान बने रहे, साहूकारों के चुंगल में नहीं फंसे, ऐसे किसानों को छोड़ उसे मझधार आज, यानी जो अपने आप कमाते हैं, अपने आप करते हैं, अपनी खेती बाड़ी खुद करते हैं, ऐसे स्वतंत्र किसानों को आज हमने कहाँ छोड़ दिया है, मझधार में, बीच नाव में छोड़ दिया है। ठीक है, ना इधर का छोड़ा उन्हें, ना उधर का छोड़ा, मझधार में छोड़ दिया। इसके मतलब ये हुआ कि उसे अपने हाल पर हमने छोड़ दिया। संसार कगार दृश्य बह खिसका, कहते संसार ऐसे खिसक गया, ऐसे अलग हो गया, जैसे, कैसे, सदृश्य का मतलब समान। ठीक है, संसार ऐसे अलग हो गया जैसे, अब यहाँ पर दिया हुआ है कगार का मतलब की तरह, की तरह समान के अलग हो गया, क्या, कि संसार उस किसान से इस तरह से अलग हो गया जैसे मान लो कोई नदी है, ठीक है, और वो बहकर निकलती है तो किनारा काट के और वो आगे निकल जाती है, खुद तो आगे निकल जाती है लेकिन किनारे को क्या कर देती है, काट कर वहीं छोड़ देती है, किनारा बेचारा कटा का कटा रह जाता है। तो ऐसे ही किसान भी ऐसा ही है कि सब लोग आगे निकल गए, किसानों को छोड़कर अगर आप देखें तो आज सब लोग उन्नति कर रहे हैं, किसानों की दुर्दशा वैसी की वैसी है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है किसान के विकास के नाम पर। तो कहते सारी दुनिया आगे निकल गई, ठीक है, हर क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं, किसान का जीवन वैसा का वैसा है, जैसे बहती हुई नदी किनारे को काट के आगे निकल जाती है, उसी तरह से संसार भी किसान को बीच में छोड़कर कटे किनारे की तरह आगे निकल गया। अर्थात उसने किसान के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, यानी कि जो सरकार है, जो जनता है, जो सत्ता है, वो किसान के बारे में नहीं सोचती, किसान को अपने आप ही सब कुछ करना है, इस मझधार में छोड़ दिया, कोई उसके आगे पीछे नहीं है बेचारे के। ठीक है, तो ये कहते हैं ऐसे हमने उसे क्या कर लिया है, नाता तोड़ लिया है किसान के, मतलब कार्यवाही, किसानों के विकास कार्य में हमें कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से अलग निकल गया है, सब आगे बढ़ गए, किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। आगे चलते हैं। कवि कहता है कि और क्या था, एक तो स्वाभिमानी था, ठीक है, स्वतंत्र था, और ऐसे किसान को हमने बीच मझधार में छोड़ दिया है, यानी कहीं का नहीं छोड़ा उसे। लहलाते वे खेत दृगों में, कहते अब वो उस किसान की आंखों में क्या लहलाते हैं, यानी कि जो उसके खेत थे वो उसके सामने आते हैं अब,
है नहीं उसके पास वो खेत। क्यों? क्योंकि साहूकार ने कर्ज में वापस ले लिए उसे। तो आज उसकी आंखों में वो लहराते हुए खेत उसकी आंखों में दिखाई देते हैं। उसकी आंखों के सामने आता है वो सीन कि मेरे भी ऐसे ही खेत थे। दृग का मतलब होता है बेटा आंखें, ठीक है। उस आंखों में उसे लहराते हुए खेत दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी बार बार अपने खेतों की उसे याद आती है। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अब उसे बेदखल कर दिया गया है। बेदखल का मतलब ऐसी वस्तु जिस पर उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है, यानी कि अब खेतों पर उस किसान का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, सब साहूकार ने उसे ले लिया है कर्ज न चुकाने के कारण। कहते वो लहराते खेत आज भी उसकी आंखों में दिखाई देते हैं। हंसती थी उसके जीवन की, कहते उसके जीवन में जो हंसी थी, ठीक है, कैसी थी उसके जीवन में जो हंसी थी, हरियाली जिसके तृण तृण में, तृण तृण का मतलब होता पत्ते पत्ते से, यानी कि खेतों की हरे भरे पत्ते को देखकर, हरियाली को देखकर उसके जीवन में हंसी आती थी। अर्थात जीवन में खुशियां किस लिए आती थी? देखो किसान के तो जैसे खेत में फसल अच्छी होगी ना, वैसे ही किसान का मन खुश होता है। तो वो अपनी हरी भरी फसलों को, एक एक पत्ते को देखकर, अपनी हरियाली फसलों को देखकर उसका जीवन जो है खुशियों से भर जाता था, उसका मन खुशी से भर जाता था कि अब की बार फसल अच्छी होगी। वो अपने खेतों को देख देख कर बड़ा खुश हुआ करता था। लेकिन आज क्या हो गया? आज वो उनसे क्या हो गया है? बेदखल हो गया है। आंखों में ही घूमा करता है वह उसकी आंखों का तारा। यानी अभी तो आपने देखा कि खेत ले लिए साहूकार ने, ठीक है, जिसका जीवन का आधार ही खेत थे, जिसकी खुशहाली क्या है, खेतों पर ही निर्भर थी। ऐसे खेतों को क्या है, आज बेदखल कर दिया है। अब उस पर कोई अधिकार उसका नहीं है, उससे छीन लिया गया है। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। अब कवि कहता है कि यहाँ पर बात हो रही है उसके बेटे की, ठीक है। कहता आंखों में ही घूमा करता है, उसकी आंखों के सामने वो चित्र बार बार आता रहता है। कौन सा चित्र? वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा मुहावरा है बेटा। आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। अब बहुत प्यारा तो बेटा ही होता है, ठीक है। कहता वो जो बेटा था वो बहुत प्यारा था उसे, वह उसकी आंखों का तारा, यानी एकमात्र बेटा था उसका। और क्या कर दिया? वो उसकी आंखों में ही घूमता रहता है। अब नहीं है वो। क्यों नहीं है? कारण बता रहा है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुने का मतलब है साहूकार, जमींदार के जो बॉडीगार्ड होते हैं, ठीक है, जो रखैल होते हैं, उनको कहा गया है कि जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, उनके जो सिपाही थे, ठीक है, जो हवलदार वगैरह थे, जो मतलब बॉडीगार्ड थे, उन्होंने लाठी से पीट पीट के क्या कर दिया? जवानी में ही उसके बेटे को मार दिया, ठीक है। क्यों मारा? क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाए। यानी उसके पिता ने कर्ज नहीं चुकाया ना, तो पिता को तो नहीं कहा उन्होंने कुछ भी, बेटे को बुलाया कि कर्ज दो, ठीक है, अपना कर्ज उतारो, इतना तुम्हारे ऊपर ब्याज है, कर्जा है। लेकिन क्या है, कर्जा कहाँ से उतारते? तो कहते बार बार उसे बुलाया गया, बार बार उसे लात घूंसों से मारा गया, लाठियों से मारा। और कहते एक बार तो साहूकार के जो बॉडीगार्ड थे, जो सहायक थे, उन्होंने क्या किया, लाठी से मार मार के, मतलब पीट पीट के, और उसे मार ही दिया। कहते बेचारा जवानी में ही मारा गया। आंखों का तारा, कहते बहुत प्यारा था मुझे अपना वो पुत्र, ठीक है, और इकलौता पुत्र था। और आंखों में आज उसका चित्र मेरे आंखों के सामने घूमता है। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है, उन आंखों को देखता हूँ, किसान की आंखों को, तो किसान की आंखों में ये सारी चीजें मुझे नजर आती हैं। किसान की आंखों के सामने आज भी उसके जवान बेटे का चित्र जो है, छाया जो है, याद जो है, वो घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि वो इकलौता बेटा था, ठीक है, और बहुत प्यारा था अपने पिता को। लेकिन जो साहूकार है उसने ब्याज ना चुकाने के कारण लाठी से पीट पीट कर क्या कर दिया? उसके बच्चे को मार दिया। ठीक है, ये दुखद कहानी है उस किसान की जिसने कर्ज के कारण इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। आगे पढ़ते हैं। एक बार दोबारा लेते पेज।
चलिए देखिए, ये किसान की आंख दिखाई दे रही है आपको। अब आप इसको है ना गौर से देखना। जब आपके पास बुक आ जाए ना, जब आप इसको गौर से देखना, वैसे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दूर से आप जब देखते हो तो बेचारे की झोपड़ी दिखाई दे रही है, ये बैल दिखाई दे रहा है, गाय दिखाई दे रही है, ठीक है। ये उसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, ठीक है, यानी कि उसकी आंखों में ये आंसू आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि उस किसान की आंखें जो हैं दुख से भरी हुई है, ठीक है, पीड़ा से भरी हुई है। अब बेचारा करे भी क्या, यानी ये जो आंख है किसान की, इसमें सारा दुख कवि को दिखाई देता है, ठीक है। चलिए और आगे पढ़ते हैं, और क्या क्या हो रहा था। यानी कि बेटा मारा गया, और क्या हो गया, उसके सारे खेत बिक गए बेचारे के। और क्या हुआ, साहूकार ने इतना ही पीछे थोड़ी छोड़ा उसे, यानी कि जब तक ब्याज नहीं चुकाया। और क्या किया महाजन ने, साहूकार ने क्या किया, बिका दिया घर द्वार। बिका दिया का मतलब बेच दिया उसका क्या, घर और द्वार, यानी घर बार भी उसका बेच दिया। महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, कोड़ी का मतलब एक भी पैसा, लेकिन महाजन ने ब्याज का एक भी पैसा नहीं छोड़ा। यानी कि बेचारे का खेत घर बार बेटा मार दिया, घर बार बिकवा दिया उसका, लेकिन ब्याज का एक भी रुपया उसके पास नहीं छोड़ा, सारा ब्याज वसूल के ही दम लिया। रह रह कर आंखों में चुभती है वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। अब किसान ये कहता है कि मेरी आंखों में रह रह कर मतलब है बार बार मेरी आंखों में, वो आंखों में चुभती है, यानी कि आज भी मेरी आंखों में मतलब गुस्सा आता है उस बात को जब मैं याद करता हूँ। कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, कुर्क का मतलब होता है बेटा नीलाम कर देना, बेच देना, ठीक है। नीलाम हुई बरधों की जोड़ी, बरधों का मतलब यहाँ आपका देशज शब्द है ये, ठीक है। बैल होता है वैसे तो, बैलों की जो जोड़ी थी, हस्त पुष्ट उसके बैल थे, सबल बैल थे। जैसे आपने हीरा और मोती की कहानी पढ़ी ना, उसमें आपने 9th में दो बैलों की कथा, तो उसी तरह से कहते उसके पास हस्त पुष्ट बैलों की जोड़ी थी, लेकिन वो भी नीलाम कर दी। किसने, साहूकार ने। क्यों, क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाया, घर बेच दिया, बाहर बेच दिया, खेत बेच दिए, बेटा मार दिया उसका। और उसके बाद रह रह कर कहते ये सारे चित्र उसकी आंखों में बार बार सामने आते हैं और उसे तकलीफ देते हैं। आंखों में चुभने का मतलब उसे दुखी करते हैं, तकलीफ देते हैं। इतना बुरा हाल महाजन ने उस बेचारे किसान का। ये तो बेटा एक किसान की कहानी है, ठीक है। न जाने ऐसे कितने किसान थे जो साहूकार के कर्ज से दबे हुए थे। आगे चलते हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब। अब ये उजरी कौन है, उजरी का तो वैसे तो अगर अर्थ निकाले ना बेटा, तो उजरी का तो मतलब होता है जिसका सफेद रंग हो। तो सफेद रंग था जिसका, और उसके सिवा, उसके सिवा का मतलब किसान के अलावा, जिसका रंग सफेद था वो किसान के अलावा पास दुहाने आने देती, किसी को भी अपने पास दूध निकालने नहीं आने देती थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गाय, ठीक है। तो ये उजरी जो है ये गाय का नाम है, ठीक है। कहते उजरी नाम की एक गाय थी जिसका रंग सफेद था, इसलिए उस किसान जो है अपनी किसान मतलब गाय से बहुत प्यार करता था, ठीक है। इसलिए उसने स्नेह के कारण, प्रेम के कारण अपनी गाय का नाम क्या रख दिया, उजरी रख दिया। कहते उजरी उसके सिवा, यानी किसान के अलावा किसी को भी और कभी भी पास दुहाने आने देती, यानी अपने पास दूध निकालने के लिए आने नहीं देती थी। जैसे आपके हो जाते पशु हथियार हो जाते हैं, यानी कि उन्हीं से वो दूध निकलवाते हैं, उन्हीं के हाथ का चारा खाते हैं। तो ये सारी चीजें कहते किसान को अपनी उस उजरी गाय से इतना लगाव था कि उसके अलावा किसान कहीं भी चला जाता तो वो किसी को भी पास फटकने नहीं देती थी, इतना स्नेह करती थी अपने मालिक से। आहा आंखों में नाचा करती है उजड़ गई जो सुख की खेती। अब किसान आहा भर रहा है, ठीक है, यानी मुख से उसके आहें निकल रही हैं और आंखों में नाचा करती हैं। कहता आज उसके सामने, आंखों के सामने ये सारे दृश्य नाच रहे हैं। कभी बेटा की याद आती है, कभी खेतों की याद आती है, कभी घर बार की याद आती है, कभी बैलों की याद आती है, कभी गाय की याद आती है। कहते उजड़ गई जो सुख की खेती, कहते इतना सुख था उसके पास,
इतनी सुख समृद्धि थी उसके पास, खेत थे, बेटा था, घर बार था, बैल था, गाय थी। कहते ये सब खेती तो थी, कहते ये इतनी सारी सुख दौलत की जो खेती थी आज वो सारी उजड़ गई है। अर्थात किसान के कर्ज ना चुका पाने के कारण जो साहूकार है उसने सारी चीजें छीन ली हैं। और क्या हुआ उस किसान के साथ? बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी का मतलब होता है घर वाली अर्थात पत्नी, बिना दवा दर्पण के यानी कि किसान की पत्नी जो है बीमार रहती थी। ठीक है, तो कहते ऐसे अब में जब किसान के पास ना खेत है, ना घर बार है, ना बैल है, ना गाय है, ना बेटा है कमाने वाला, तो ऐसे में घर का गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है, एक भी कौड़ी नहीं है घर में। कहते हैं ऐसे में बीमार पत्नी बिना दवा दर्पण के, बिना दवा वगाई के यानी कि दवाई मूली के क्या हो गई, वो बीमार हो गई। और क्या हो गया, बीमार रहते रहते दवा नहीं मिल पाई समय पर। क्यों? क्योंकि उस समय पैसे इतने थे ही नहीं बेचारे इलाज करा सके, पत्नी की बीमारी का इलाज भी वो नहीं करा सकता था। तो ऐसे में पत्नी क्या कर गई, स्वर्ग चली गई, अर्थात वो एक्सपायर हो गई। आंखें आती भर जब वो इन बातों को याद करता है, ऊपर की कहानी से लेकर अब तक, तो कवि ये कहता है जब वो उन बातों को याद करता है तो उसकी आंखें भर आती हैं, यानी आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। और क्या हुआ, देख रेख के बिना दुधमही, और बिना देख रेख के यानी बिना देखभाल के, दुधमही का मतलब होता है बेटा ऐसी बच्ची जो माँ का दूध पीती हो, ठीक है, फीडिंग करती हो, माँ फीड कराती हो उसे, कहते बिना देखभाल के वो माँ का दूध पीने वाली दुधमुही बच्ची, ठीक है, बिटिया का मतलब बेटी, 2 दिन बाद मर गई, यानी बेटी बहुत छोटी थी, माँ का ही दूध पीती थी, और जैसे ही माँ बीमारी के कारण एक्सपायर हो गई तो उसको दूध नहीं मिला, प्रॉपर केयर नहीं हो पाई। एक माँ ही अपने बच्चे की केयर कर सकती है, छोटे बच्चे की तो खास तौर से जो दूध पीता हो माँ के। कहते बिना देखभाल के और दूध में ही बच्ची जो है 2 दिन के बाद वो भी एक्सपायर हो गई। इस तरह से बेटा ये जो पाठ है ये उस किसान की क्या बता रहा है, दुर्दशा के बारे में बता रहा है कि किस किस तरह से भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भी किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अब ये एक किसान की कहानी है, ऐसे न जाने कितने लोग थे और अभी भी हैं समाज में कि आज भी किसानों की दशा हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये कह रहा है कि उस समय वे आंखें मुझे आज भी मतलब दुखी करती हैं। अब कवि यहाँ क्यों लिख रहा है, कहते ऐसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ऐसे किसानों के प्रति जिनका इतना बुरा हाल है, ऐसे किसानों के प्रति हमें क्या रखनी चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए, ठीक है, उनके साथ लगाव रखें, उनका मनोबल बढ़ाएं, ठीक है। इस तरह से कवि ने अपनी कविता के माध्यम से एक दुखी पीड़ित किसान का दुख व्यक्त किया है। तो अभी ये पूरी नहीं है, इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया, वो हम पढ़ेंगे बेटा कल, ठीक है। हाँ जी बेटा बताइए, समझ में आ गया? ओके ओके, करण आया समझ में? करण, भाई बात ये नहीं समझ में आती है, क्लास होती तो तुम्हारे मुंह पे चांटे मार देती। हाँ, बोलते क्यों, बोलते क्यों नहीं हो? तुरंत रिप्लाई दिया करो। किस में बिजी थे बताना जरा। फिर राजीव समझ में आ गया? ओके, योगेश आपको बच्चे, योगेश, अच्छा एक योगेश है, राजीव है, मधु है, करण है, प्रियंका, समझ में आ गए बच्चे? चलो ठीक है, तो इसे एक बार ना दोबारा पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ मैं भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे, जैसे क्लास ऑफ होती है, और फिर उसके बाद उसे राइट कर लेना, कल पूरा हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट बेटा? नहीं, हाँ भाई बिना परमिशन के लेफ्ट नहीं हो बेटा, क्लास में जब मैं क्लास छोड़ू तब आपने जाना है। हाँ भाई, कुछ बच्चों की ये दिक्कत हो सकती है कि जो माध्यम और अभिव्यक्ति का जो चैप्टर है बेटा, उसके लिए बेटा आपको एक अलग से कॉपी बनानी है, छोटी कॉपी, क्योंकि ये माध्यम और अभिव्यक्ति के जो क्वेश्चन आंसर मैं भेज रही हूँ ये आपके 11वीं में ही नहीं 12वीं में भी काम आएंगे।
इसलिए आप एक अलग से कॉपी बनाइए, छोटी बना लीजिए, जो टेस्ट कॉपी होती है, कम से कम भी इतनी मोटी, ठीक है? इतनी सी मोटी हो जिसमें कम से कम भी 50-60 पेज हो, ठीक है? उसमें कवर में थोड़ी सी छोटी हो जाए, यानी रजिस्टर नहीं, रजिस्टर से जैसे छोटी कॉपियां होती है ना, जैसे मेरी होती है, आपने देखा होगा कभी कि टेस्ट वगैरह नोट करने के लिए मैं छोटी कॉपी रखती हूँ, तो ऐसे आप भी एक छोटी कॉपी बना लें, उसी में माध्यम और अभिव्यक्ति, जनसंचार भी माध्यम अभिव्यक्ति का पार्ट है, पत्रकारिता भी माध्यम अभिव्यक्ति का पार्ट है, ठीक है? तो ये दोनों चैप्टर आपको अलग कॉपी से करना है। किसी बच्चे ने बाई चांस इसी में कर लिए हैं तो उनको धीरे धीरे उतार लो बेटा, ठीक है? क्योंकि ये आपकी 11th का जो सिलेबस की जो रजिस्टर बनेगा ना, वो अलग से ही बनाना है, माध्यम अभिव्यक्ति का अलग से ही बनाना है आपको, ठीक है? और कोई परेशानी बेटा क्लास में किसी की? अच्छा ये बताओ, इंग्लिश की क्लास लग रही है आपकी? हाँ जी, हेलो, लग रही है? तो बेटा सारे बच्चे अटेंड क्यों नहीं कर रहे? राजीव आप अटेंड कर रहे हो इंग्लिश की क्लास? अच्छा, मधु आप बेटा? अच्छा, करण आप क्यों नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है बताओ? अच्छा ठीक है, प्रियंका आप बेटा? अच्छा, ये गर्ल्स सारी कर रही है, एक राजीव कर रहा है, हैं? अंशु आप भी कर रहे हो अटेंड बेटा? अच्छा, तो फिर कौन बच गया? करण ही बच गया है? करण क्या दिक्कत है? राजीव के नंबर है आपके पास? नहीं बोलेंगे? मैं सेंड करती, कौन पढ़ाता है राजीव बताना एक बार? पूजा मैडम? एक मिनट, राजीव कौन पढ़ा रहा है? अच्छा अच्छा, तो भाई आप, आपने लिंक कहाँ से लिया राजीव? क्लास का लिंक कहाँ से लिया? ऐप में, हाँ क्लास वाली ऐप पे है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। करण सुनो बेटा, अब सुन रहे हो? करण सुन रहे हो? करण सुनाई दे रहा है? माइक ऑन करके बोलो। हेलो करण, बेटा आपकी जो स्कूल ऐप है, तो सुनो, हाँ सुन, तो माइक तो ऑन कर लिया करो, मेरे को ये पता चल रहा है बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर आपने क्या काम करना है, स्कूल ऐप है आपकी सीआर की, उस पे आपका लिंक का कॉलम दिया हुआ है, हाँ उसमें देखना, ठीक है? हाँ वहां से अपनी आईडी लो, ठीक है? इनवाइट इनवाइट वाला जो कॉलम है वो ले लो और फिर क्लास अटेंड करो। हाँ पॉलिटिकल साइंस ना, वो आप ज्योग्राफी की क्लास लग रही है आपकी, ये बताओ? नहीं, हाँ जी, कोई भी अटेंड नहीं कर रहा? हेलो, हाँ जी प्रियंका आप कर रहे हो? हाँ मधु, हाँ बोलो। लगी नहीं नहीं है, ठीक है बेटा मैं बात करती हूँ आज। एक दिन भी नहीं लगी ये बताओ? जी जी, तो बेटा भरत सर के नंबर है ना आपके पास? हाँ तो आप एक बार ना मैसेज छोड़ दिया करो सर के पास कि सर हमारी ना ज्योग्राफी की क्लास नहीं लग रही, क्या रीजन है बताइए? म्यूजिक की तो अभी लग नहीं रही है, जैसे ही टाइम चेंज होगा टाइम टेबल में तो आपकी म्यूजिक की भी लगेगी, लेकिन अभी फिलहाल आपकी कंपलसरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी और आपका इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट की लग रही है, ठीक है? तो कोई भी क्लास आपने मिस नहीं करनी है। किसी को भी लिंक नहीं मिल रहा है तो अपनी स्कूल वाली ऐप में लिंक दिया हुआ है, किसी को टाइम टेबल नहीं पता तो टाइम टेबल में टाइम टेबल दिया हुआ है, किसी को ये लगता हो कि टीचर के नंबर चाहिए तो मेरी बजाय आप उसी टीचर के नंबर भी आपके टाइम टेबल में दिए हुए हैं, तो मेरे पास कॉल करने से अच्छा है आप उसी सब्जेक्ट टीचर को करो जहां दिक्कत आ रही है, और कॉल करने का टाइम भी 8:30 के और 1 बजे के बाद। क्यों? क्योंकि बच्चों की क्लासें लगती हैं, टीचर क्लास ले रहा होता है, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया करो। तो आप 1 बजे के बाद रेस्ट का टाइम हो जाता है तो आप 4 बजे के आसपास कर सकते हो, 4 से 6 के बीच में कर सकते हो,
हाँ, ये बात अलग है, नोटिस आ रहा हो 11th का कि यशवंत सर या फिर कई बार आपने देखा होगा वीरेंद्र सर शाम का इवनिंग टाइम ले लेते हैं, तो वो नोटिफिकेशन आपके पास होता है कि अगर आज क्लास लग रही है तो आप फोन ना करें, ठीक है, या पर्सनल उनके व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ दीजिए। कोई भी दिक्कत होगी, मैडम आप बताओ, मैडम आप बताओ, बेटा मेरे पास सबका थोड़ी है कॉन्टेक्ट नंबर। आप अपने स्कूल के टाइम टेबल में आईडी दी हुई है, टाइम टेबल दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहीं से लो। कोई दिक्कत है तो सब्जेक्ट टीचर को कॉल करो, मैसेज छोड़ो, नहीं हो पाता है भरत सर से बात करो, ठीक है, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो मान लो वैसी कोई दिक्कत है, टेक्नोलॉजी वाली कोई दिक्कत है तो रविंद्र सर के नंबर है वहां पर, ठीक है, उनसे आप बात कर सकते हैं, सर ये ऐप चल नहीं रही, खुल नहीं रही, जो भी दिक्कत है वो बताया करो, ठीक है। और कोई किसी को समस्या बेटा कोई? नहीं, चलिए, हो जाएगी, लिव हो जाएगी क्लास से, और सारे फटाफट हो जाया करो। मैं वेट करती रहती हूँ यहाँ पर, कई को तो पता ही नहीं चलता क्या बोल रही हूँ। चलिए, जल्दी से, हाँ, लिव हो जाओ जी। राजीव आपको यहीं रहना है? राजीव।